Dear students, in last video we have discussed about different properties of p block elements, especially 16 group elements. Today we will discuss about remaining chemical properties of 16 group elements. So, second property, first property we have discussed reaction with hydrogens and different type of hydrates we have discussed. Now we will see reactivity, reaction with ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जब 16 ग्रुप एलिमेंट से रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनता है। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसी भी मेटल या नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो उसके ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए, अगर हम E माने 16 ग्रुप को E प्लस O2, देन टू टाइप ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म, दैट इज EO2 or EO3. It is where E equal to oxygen, sulfur, selenium, tellurium और P. अगर इन EO2 टाइप ऑक्साइड्स को हम लिखें तो हमारे पास बनता है O3, SO2, SeO2 and TeO2. Always remember these are gaseous oxides, जबकि both are solid oxide. Always remember, if we move, इसका अगर प्रॉपर्टीज देखें तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज अगर देखें तो इसमें आता है SO2, SeO2 एंड TeO2। यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज होती है। और टेल्यूरियम इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इतनी इसकी रिड्यूसिंग नेचर इतनी हो जाती है कि खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करने लगता है। तो हम कह सकते हैं EO2 एंड EO3 दोनों ही प्रकार के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, एसिडिक नेचर होती है। यानी कहने का मतलब ये है EO2 एंड EO3 दोनों ही प्रकार के ऑक्साइड की नेचर और एसिडिक होती है। अब देखते हैं, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑक्साइड बनने की कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी कि ऑक्साइड बहुत ही कम बनता है। ऐसा क्यों? यानी कि सल्फर और सेलेनियम के ऑक्साइड आसानी से बन जाते हैं, लेकिन ये आसानी से नहीं बनता। इसका जो सिंपल सा रीजन है, दैट इज, समझ गए होंगे, इनर पेयर इफेक्ट के कारण से जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट करने की नेचर होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि s ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो हम ये कह सकते हैं दो प्रकार के ऑक्साइड स्पेशली बनते हैं। जैसे जैसे नीचे आते हैं, जैसे जैसे नीचे आते हैं ये नहीं बनता है। इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्टिविटी विथ हेलोजेंस, यानी हेलोजेंस 16 ग्रुप एलिमेंट से रिएक्शन कैसे करते हैं। जब कोई 16 ग्रुप एलिमेंट हेलोजन से रिएक्शन करता है तो EX2, EX4 और EX6 टाइप के हेलाइड्स बनाता है। यानी हम कह सकते हैं 3 टाइप ऑफ हेलाइड्स इज फॉर्म वेयर इक्वल टू 16 ग्रुप एलिमेंट्स। जब हम इनकी हेलाइडों का क्रम देखते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हेलाइड्स जो बनते हैं, उसमें क्लोराइड्स हमेशा स्टेबल ज़्यादा होते हैं बजाय क्लोराइड्स के। यानी कि हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिक्रीज फ्रॉम क्लोराइड टू आयोडाइड हेलाइड्स। नाउ EX6 टाइप हेलाइड, सबसे पहले हम EX6 टाइप के हेलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल इसके
EF6 टाइप के हेलाइड्स बनते हैं, केवल और केवल F6, यानी कि ECl6 नहीं बनता, EBr6 कभी नहीं बनता, और EI6, यानी हम कह सकते हैं केवल और केवल EF6 टाइप का हेलाइड्स बनता है। अब उसमें अगर देखें तो सबसे मेन एग्जांपल जो बनता है SF6, ये क्या होता है, स्टेबल होता है, और स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक रीजन। स्टेरिक रीजन के कारण से ये स्टेबल होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई इस प्रकार के हेलाइड्स, यानी कि कोई भी नॉन मेटल के साथ में अगर हेलाइड है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें SF6, देन S इज sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड पोजीशन। S जो सेंट्रल एटम है वो sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब वो कैसे है, इसको निकालने के लिए मैंने आपको एक बहुत ही शॉर्ट तरीका अपनाया था, बताया था कि सबसे पहले, याद रिमाइंड करो उसको, सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल में इस प्रत्येक एलिमेंट जो है इस कंपाउंड में या इस मॉलिक्यूल में, उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन आप टोटल कीजिएगा। तो हम देखते हैं S के कितने हैं, 7 इंटू 6, F के प्लस सल्फर का कितना है 6, तो कितना हो गया 48। अगर ये संख्या 8 से ज्यादा आती है इट शुड बी डिवाइडेड बाई 8। इसके बारे में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर किसी को समझ नहीं आता तो इसका अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके आधार पे आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार 6 आते हैं। ये 6 जो नंबर 6 आया वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 6, it means sp3d2 hybridization will take place in central atom of SF6 molecule. Now let's see the structure of SF6, where central atom, that is S, is sp3d2 hybridized। और सभी जानते हैं sp3d2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। तो सेंट्रल एटम यहां लिख दीजिए इसको, और लगा दीजिए F F F F F और F। ये इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर आपसे सेट पूछी जाती है SF6 की तो आपको बताना है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसकी प्रेजेंट इसकी होती है। नाउ EX4 टाइप हेलाइड्स इक्वल टू यहाँ सेलेनियम, तो इसमें बन सकता है SF4 SeF4 SeTeF4। इसके अलावा HCl4 कभी नहीं बनता है, यानी कि हम कह सकते हैं ये क्लोराइड से भी टेट्राक्लोराइड ही बनाते हैं। जब इनका स्टेट देखते हैं यानी SF4 SeF4 और TeF4, ये हमेशा दिस लिक्विड और दिस इज सॉलिड, 3 टाइप के टेट्राक्लोराइड्स बनते हैं। अब इसमें देखिए इनकी स्ट्रक्चर, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका SF4, तो SF4 की स्ट्रक्चर अपन यहाँ पढ़ेंगे। इसमें सल्फर जो कि सेंट्रल एटम है वो sp3d हाइब्रिडाइज्ड, क्या है sp3d हाइब्रिडाइज्ड है। और हम सभी जानते हैं कि sp3d स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको आप छोटा कर दीजिए, लेकिन ये तो क्या होगी इसकी ज्योमेट्री होगी किसकी sp3d की।
लेकिन जब हम इसकी स्ट्रक्चर लिखते हैं तो आप सभी जानते हैं ये ट्राइंगल, ट्राइगोनल, बाई पिरामिड। अब इसमें देखिए यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F और यहाँ F। जहाँ पर हमारे पास कोई भी नहीं है वहाँ पर क्या रह जाएगा, लोन पेयर रह जाएगा। अब लोन पेयर में जब भी किसी की शेप देनी हो उस लोन पेयर पे विचार नहीं करते हैं और हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाती है, दिस वन, ये जस्ट उसी की तरह है सीसा ज्योमेट्री। इस प्रकार की ज्योमेट्री को कहते हैं सीसा। साथ ही साथ अगर हम इसको देखें तो इसको अगर मिलाएं तो हम कह सकते हैं, क्योंकि चूंकि लोन पेयर के कारण से थोड़ा झुका हुआ रहेगा इस तरीके से, इसको जब आप मिलाएंगे तो ये कैसा हो गया, इरेगुलर टेट्राहेड्रल। यहाँ हम कह सकते हैं इसको डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, और थर्ड इसको लिख सकते हैं इरेगुलर हेड्रल। तो आप देखिएगा इसमें एग्जाम में अगर कोई कंपटीशन हो और उसमें ऑब्जेक्टिव में अगर एक क्वेश्चन आए कि SF4 निम्न में से कौन सा नहीं होता, यानी कि द शेप ऑफ SF4 विल नॉट टेक प्लेस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ए दे दिया दिस वन, सेकंड बी दिस वन, सी दिस वन एंड फोर्थ दे दिया नन ऑल ऑफ दीज। तो बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट शीशा याद रखता है, रटा हुआ रहता है, शीशा पे टिक लगा देता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है और हमें ध्यान रखना है। इसको इरेगुलर टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं। क्यों डिस्टॉर्टेड, क्यों, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई बिल्कुल। और इरेगुलर आप देख ही सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं तीन टाइप के, इसमें से तीन टाइप की इसकी ज्योमेट्री अपन शो, ये शेप इसकी शो कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं SF4 जिसमें कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी शेप शीशा या ज्योमेट्री हम कहते हैं। थर्ड टाइप हैलाइड दैट इज EX2 टाइप हैलाइड्स। ऑलवेज रिमेंबर, अगर हम EX2 टाइप हैलाइड्स की बात करते हैं तो इसमें एक्सेप्ट ऑक्सीजन all elements form dichloride and dibromides only। ये आयोडाइड्स और डाइक्लोराइड्स नहीं बनाते हैं। अब अगर हम बात करें डाइक्लोराइड्स, जैसे SeCl2, SCl2, TeCl2 एक्सेट्रा। और अगर बात करें डाइब्रोमाइड्स की तो SBr2, SeBr2, TeBr2। अगर हम इन डाइब्रोमाइड्स की स्ट्रक्चर देखें, यानी इसकी स्ट्रक्चर मान लीजिए हम देखें तो इसमें अब Se इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, यहाँ लोन पेयर कर दीजिए, यहाँ लोन पेयर कर दीजिए, यहाँ ClCl या Br। तो इसकी शेप कैसी हो गई, बेंड शेप। क्यों, क्योंकि लोन पेयर को आप मत देखिए, जब ओब्लिंग शेप देते हैं तब उसको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं बेंड शेप। क्लियर। अब अगर बात करें इसके अलावा भी इस ग्रुप के एलिमेंट्स मोनोहेलाइड्स भी शो करते हैं या मोनोहेलाइड्स भी बनाते हैं। अब वो मोनोहेलाइड्स कौन कौन से हैं देखते हैं। मोनोहेलाइड्स में H2Cl2, H2F2, H2Cl2, H2Br2, Se2Cl2, Se2Br2, ये सारे के सारे हेलाइड्स मोनोहेलाइड्स के रूप में भी होते हैं। मोनोहेलाइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा, यानी कि A।
इसमें ये सारे डाइमेरिक डाइमर बनाते हैं, डाइमर फॉर्म में होते हैं। डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होने के कारण ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं। जैसे Se2Cl2 की अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, SeCl4 प्लस यहाँ क्यों कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए SeCl4 प्लस Se। यहाँ क्या हो जाएगा, Se कितने हो गए 3Se। जब आप इसमें देखेंगे, इसमें और इसमें जब आप देखेंगे तो इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और अगर इसमें देखेंगे तो इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जब इसमें +1 से +4, इधर +4 से 0, तो ये तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन, और ये क्या हुआ रिडक्शन। और इस प्रकार एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इस प्रकार की रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें इसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही मॉलिक्यूल के होते हैं। यानी कि SeCl2 किसमें, देखिए Se2Cl2 SeCl4 में, और इसमें ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शन होता है। जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल, देन वी कैन से सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा दो टॉपिक हमने पढ़े, एक ऑक्साइड्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स और एक हैलाइड्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स। आशा है आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। आप दूसरे फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।